एलन का फुल मॉक था विच इज ऑफ डेट 12th May 2020, और इस फुल मॉक में फिजिक्स में कुछ डाउट्स बच्चों ने भेजे, तो उन डाउट्स को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ. सो यू जस्ट नीड टू आई विल बी एड्रेसिंग ओनली फ्यू क्वेश्चंस जो डाउट में आया था, एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पर पूछा गया, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ. क्वेश्चन मैं रीड कर ले रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए. The question is work done in time t on a body of mass m, यानी हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बताना है इन टाइम t ऑन बॉडी ऑफ मास m. m मास की बॉडी है. दिस बॉडी इज एक्सेलरेटेड, इसको एक्सेलरेट किया गया रेस्ट से, यानी जीरो की स्पीड से u तक. इसको एक्सेलरेट किया गया 0 से u तक इन टाइम t1. t1 टाइम में इसको एक्सेलरेट किया गया 0 से लेकर u तक, और बोला गया है कि इस वर्क डन को आपको निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इस तरह से आपको निकालना है. नाउ इस क्वेश्चन में आपको फोर्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है और आपसे वर्क डन निकालने बोला है. नाउ यू हैव गॉट नो आइडिया वेदर द फोर्स इज कांस्टेंट और द फोर्स इज वेरिएबल. फोर्स कंजर्वेटिव है कि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो डायरेक्टली वर्क डन लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फोर्स. तो आप सोचोगे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है. फोर्स कहाँ है भैया, कहां से निकालोगे, नहीं पता फोर्स के बारे में. तो ये क्वेश्चन को अगर हम एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एंड सिंस ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है और ऑप्शन में कोई नन ऑफ दीज भी नहीं है, यानी कि मैं एक ही तरीका इस्तेमाल कर सकता हूं और वो तरीका मुझे मानना पड़ेगा. आई विल हैव टू वेरी स्पेसिफिकली मेंशन कि मैं अज्यूम करता हूं कि फोर्स कंजर्वेटिव है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो सकता. सो आई विल अज्यूम दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव. मुझे ये अजम्पशन से शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता. अब मैं लगा दूंगा यहां पर मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वो कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, यानी कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. अब यहां पर ये जो v है ना, ये v एक जनरल वेलोसिटी है. व्हेन आई से जनरल वेलोसिटी, तो इसका मतलब समझना कि u तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है. मुझे जनरल वेलोसिटी एट टाइम t, यानी कि मुझे वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. मुझे वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ t1 निकालना होता तो u लेता, बट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, यानी कि आप इस केस में ऐसे कंसिडर कर रहे हो कि 0 से शुरू किया है और किसी टाइम t के स्पेंड होने के बाद उसकी वेलोसिटी v है. तो ये मेरा वो जनरल टाइम हो चुका है और जनरल केस को मैं सॉल्व कर रहा हूं. तो ये हुआ मेरा वर्क डन. अब ये v की वैल्यू कैसे आएगी, यहां पर देखना. एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से कह सकता हूं v इज इक्वल टू 0 प्लस at. अब ये एक्सेलरेशन कैसे आएगा, यहां आप देखकर कह सकते हो दैट u इज इक्वल टू 0 प्लस at1. देयरफॉर यहां से आपको a पता चल जाएगा u अपॉन t1. उसको यहां डाल दो तो आपका v मिल जाएगा u अपॉन t1 इंटू t. उसको यहां डाल दो तो आपको फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट हाफ m v स्क्वायर यानी u स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर इंटू t स्क्वायर. और अगर आप ऑप्शन मैच करने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन डी आपका इसमें मैच हो जाएगा. राइट, इसको कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी कर लो. दूसरा सवाल मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं. अब दूसरा सवाल जो है 8th क्वेश्चन है. 8th क्वेश्चन में बोला गया है, 8th क्वेश्चन में बोला गया है दैट अ रिंग टेक्स टाइम t1 इन स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ लेंथ l, whereas it takes time t2 in rolling down the incline of same plane. यानी हमारे पास एक इंक्लाइन है कुछ इस तरीके से, ये हमारा इंक्लाइन है, कोई एंगल थीटा होगा. एक रिंग है, वो रिंग जब सिर्फ स्लिप हुआ तो इस लेंथ को कवर करने में उसको टाइम t1 लगा, और जब वो रोल हुआ तो इस लेंथ को कवर करने में उसको टाइम t2 लगा. आई थिंक दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. तो हमसे पूछा गया है कि भैया इसका बताओ कि t1 और t2 का रेशियो क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन में t1 अपॉन t2 के बारे में पूछा गया है. नाउ यहां पर मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जिसे ला करके आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड आई वांट यू टू नो दिस फॉर्मूला. किसी भी ऑब्जेक्ट को
जब आप रोल करके, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करे और घूम करके, प्योर रोलिंग करके जब बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंचे, टॉप इंक्लाइन से बॉटम इंक्लाइन पे पहुंचे रोल करके, प्योर रोलिंग से, तो उसका टाइम नीचे आने का इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। और मैंने पिछले रोलिंग के रिवीजन सेशन में टाइम ऑफ डिसेंट लिखना सिखाया था, तो मैं यहां पर उसका इस्तेमाल करूंगा और मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक बार मैं कंफर्म भी कर ले रहा हूं, नो इट इज 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसे याद रख लो। इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव गॉट नो अदर चॉइस, बिकॉज अगर फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो दो दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। लेट अस सेव सम टाइम। ये है टाइम ऑफ डिसेंट। किसी भी इंक्लाइन के टॉप से आप किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, रिलीज कर दे, तो उसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो ये टाइम होगा, राइट। तो इसको याद रखें आप। तो आपका अब यहां पर देखना, यहां पर समझना, जब कोई चीज स्लिप हो रही है, प्योर स्लिप हो रहा है, रोल नहीं कर रहा, तो रोल नहीं कर रहा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जीरो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ले सकते हो, या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन जीरो ले सकते हो। क्योंकि कोई चीज अगर घूम ही नहीं रही है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेंस ही नहीं आएगा ना। व्हाई शुड आई बी इवन राइटिंग एनीथिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज वो चीज वहां पर घूम ही नहीं रही है। तो मैंने यहां पर k इक्वल टू 0 लिया। और हाँ, रोलिंग में प्रॉपरली घूम रही है तो आपका k हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ रिंग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग mr² होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपका हो जाएगा r। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। यहां जब आप T1 अपॉन T2 का रेशियो लेंगे, सब कुछ कटेगा। ये h हाइट क्या होता है, ये h हाइट, ये हाइट होता है, ये h हाइट दोनों के लिए सेम है, g सेम है, साइन थीटा सेम है, तो आपके लिए सिर्फ बचा 1 अपॉन what do you end up getting in this case, हाँ। सो यहां पर आपके पास बचा ये वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पर आपके पास ऊपर 1 बचा, और यहां पर आपके पास k इक्वल टू r रखने के बाद बचा अंडर रूट 2। तो यहां से निकल कर आ जाएगा दैट द आंसर विल मैच द ऑप्शन 2, यानी यहां पर आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। काइंडली प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए रीड कर दे रहा हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ 1.5 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड ओके अबव द सरफेस, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, इसके जस्ट ऊपर आपका सैटेलाइट है, एंड इट हैज बीन प्रोजेक्टेड with a velocity which is under root of 1.5 times orbital velocity। orbital velocity से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। बोला है कि जो प्रोजेक्शन है वो 90 डिग्री के ऊपर है, यानी कि इसको इस तरह से सीधा ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। अब बोला है कि बताओ कि अर्थ से मैक्सिमम कितना दूर जाएगा। तो चलो मैं मान लेता हूं कि मैक्सिमम यहां तक पहुंचा, यानी कि जो है ये आप अर्थ का सेंटर मान लो, इसको मान लो आप रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये मैक्सिमम कितना दूर पहुंचा फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ, तो मान लो कि ये हाइट h तक पहुंच पाया, यहां पहुंचा, तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा और ये आपका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। ये हमें देख कर रखा हुआ है। नाउ पहुंचा मतलब मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, 0, राइट। ठीक है, तो यहां पर आपकी स्पीड 0 हो चुकी है, तो यहां पर इसका वेलोसिटी जो है वो 0 है। यहां पर वेलोसिटी हमें पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लिखिए। सो हाफ ऑफ m काइनेटिक एनर्जी, तो इस तरह से लिखता हूं मैं, u पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस gmm बाय r, तो यहां आप लिखेंगे माइनस g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन कितना दूर है ये, रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस हाफ m v स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पर, अंडर रूट ऑफ 1.5 टाइम्स v ऑर्बिटल का स्क्वायर इज इक्वल टू u फाइनल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस g mm अपॉन
रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, आर ई प्लस एच, सेंटर से इतना दूर हो गया, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। ये जो h का वैल्यू है यही मुझे निकालना है, राइट। देन लेट्स सी हाउ डू वी कैलकुलेट दैट वैल्यू। जो स्मॉल m है कट जा रहा है तो उसे काट दो, और जो है इसको ओपन करो। सो हाफ दिस इज इंटू 1.5 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब ये वी ऑर्बिटल क्या होता है? वी ऑर्बिटल मैं लिख दे रहा हूं आपका, वी ऑर्बिटल होता है अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ के सरफेस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए नीचे आ जाएगा आर ई। तो इसको आप ले जाकर यहां लिख दो। देन इस पे सॉल्व करते हुए देखेंगे इसको, तो हमें दिखेगा हाफ ऑफ 1.5 ऑफ वी ऑर्बिटल का स्क्वायर यानी जी एम ई अपॉन आर ई माइनस जी एम ई अपॉन आर ई इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो ये जी एम ई काट दो और माइनस साइन मल्टीप्लाई करो तो आपको दिखेगा दैट 1 अपॉन आर ई मैंने यहां से कॉमन निकाल दिया, तो मुझे देखेगा यहाँ पर 1 माइनस 1.5 अपॉन 2 ये दिख गया मुझे, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ई प्लस एच, ये आ गया मुझे यहाँ से। सो दिस बिकम्स 0.5 अपॉन 2 विच इज 1 अपॉन 4 आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ई प्लस एच। तो यहां से h पता चल गया 3 आर ई। देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर गया है। द ऑप्शन दैट मैचेस इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप काइंडली प्लीज वीडियो को पॉज करके इस सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल क्या पूछा गया है? 12वें सवाल में पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटर। कोई ऑसिलेटर है अपने पास, कोई ऑसिलेटर है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। कैसे दिया गया है? हमें दिया गया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऑसिलेटर दे रखा है, मतलब इट विल ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है? सेम पोजीशन पे बार बार आना, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। ऑसिलेट कर रहा है ना, तो वो बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो कर रहा है। सो अब जो है कुछ सवाल हमसे पूछे गए यहां पर कि ये मोशन कैसा होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन हमको चेक करना है। ऑप्शन ए बोलता है कि मोशन एसएचएम है बट पीरियोडिक नहीं है, यानी मोशन एसएचएम है बट पीरियोडिक नहीं है, ये ऑप्शन ए बोलता है। ऑप्शन बी बोलता है यहां पर मोशन एसएचएम, मोशन पीरियोडिक है बट एसएचएम नहीं है। तो मोशन जो है आपका पीरियोडिक तो है बट एसएचएम नहीं है। सी ऑप्शन आपका बोलता है कि मोशन जो है आपका इस समय एसएचएम है और पीरियोडिक भी है, यानी कि आपका मोशन जो है वो एसएचएम है और साथ ही साथ पीरियोडिक भी है। और डी ऑप्शन आपका बोलता है कि मोशन जो है वो ना ही एसएचएम है ना ही पीरियोडिक है, यानी कि इसमें ना ही एसएचएम है ना ही पीरियोडिक है। राइट, देखो इसको समझा कैसे जाएगा। सबसे पहली चीज, कुछ पॉइंट समझना है यहाँ पर। अगर कोई चीज एसएचएम होगा तो उसको पीरियोडिक होना जरूरी है, बिकॉज एसएचएम जो है पीरियोडिक का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कोई भी पीरियोडिक मोशन, अगर ट्री बनाएंगे इसका, तो कोई भी पीरियोडिक मोशन का 2 हिस्सा होता है। एक होता है ऑसिलेशन, एक होता है आपका ऑर्बिटिंग। ऑसिलेशन मतलब स्प्रिंग, वाइब्रेट करते रहना, ठीक है। ऑर्बिटिंग मतलब अर्थ सन के आसपास घूम रहा है, दोनों पीरियोडिक है। ऑसिलेशन में 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक होता है आपका एसएचएम और एक होता है आपका नॉन एसएचएम। और आपका जो एसएचएम होता है उसका इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, x इक्वल टू सम a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इस फॉर्म में अगर आप किसी इक्वेशन को लिख पाए तो वो एसएचएम होगा। तो यहां पर एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है अगर एसएचएम है तो ऑसिलेशन होना ही चाहिए, पीरियोडिक होना ही चाहिए। तो एसएचएम है, पीरियोडिक नहीं है, ये ऑप्शन गायब हो गया, डज नॉट मेक एनी सेंस। सेकेंड ऑप्शन, पीरियोडिक है पर एसएचएम नहीं है। देखो एक बात तो बहुत ऑब्वियस है कि ऑसिलेशन है तो पीरियोडिक होना था, देन इन दैट केस आपका ये ऑप्शन मैं होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि पीरियोडिक है, एसएचएम के बारे में अभी तक पता नहीं है, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन अभी चेक करना बाकी है। सी ऑप्शन बोल रहा है एसएचएम है, पीरियोडिक है। अच्छा, पीरियोडिक है, ऑसिलेशन है मतलब पीरियोडिक है, ये दोनों सही है,
एसएचएम है कि नहीं चेक करना है, तो बी और सी चेक करना है। और डी ऑप्शन कह रहा है ना ही एसएचएम है ना ही पीरियोडिक है, बात गलत हो गई ना, ऑसिलेशन है तो पीरियोडिक तो होगा ही, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बी और सी हमारे सामने बचा। अब एसएचएम का जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो ये है, सम एम्पलीट्यूड ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज फाई। तो इसको क्या आप रिड्यूस कर सकते हो इस फॉर्मेट में? दैट इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। कॉपी करो इसको, ये स्पेस यूज करूंगा, सो प्लीज कॉपी दिस, पॉज करो, कॉपी करो। अब यहां पर आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके से आपको दे रखा हुआ है। अब क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं? देखो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, आना चाहिए तुमको भी। मैं क्या बोल रहा हूं, लिखो ऐसे, यहां लिखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, और नीचे लिख दो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसको हम ले रहे हैं यहां पर, वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये राइट वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं टू मेक थिंग्स लुक अ लिटिल इजी फॉर अस। ये रहा। नाउ इस फॉर्मेट में आपने लिख दिया है। अब यहां पर एक ट्राइंगल इमेजिन करना जिसका हाइपोटेन्यूज मानना तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका सामने ये मान लो बी, ये मान लो ए, ये मान लो फाई। तो अगर आप यहां से लिखेंगे तो आपको दिखेगा साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर यहां पर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे दिखेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, वैसे लिख दो, इसको लिख दो आप कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ओमेगा टी वैसे लिख दो, इसको आप लिख दो साइन ऑफ फाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। देखो हमने बिल्कुल उसी तरह से रिड्यूस कर दिया, ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये आपका साइन फंक्शन है, ये आपका इनिशियल फेज है, यानी कि दिस टर्न्स आउट टू बी एन एसएचएम, दिस टर्न्स आउट टू बी एन एसएचएम। ये बहुत ही अच्छा लर्निंग देकर जाता है, तो ऑब्वियसली बात है इट इज एन एसएचएम एंड इट इज पीरियोडिक, सो द आंसर इज सी। एक बहुत अच्छी लर्निंग ये क्वेश्चन देके जाता है। पहले तो कैटेगराइजेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होगा, दूसरा कि इस तरह के इक्वेशन को इस तरह का मेथड यूज करके, इस तरह का मेथड यूज करके किस तरीके से मैंने इसको एसएचएम के फॉर्म में लिखने की कोशिश की और सक्सेसफुली लिख पाया। यहां देख करके नहीं पता चलता एसएचएम है, लेकिन थोड़ी ट्रिगो लगाते लगाते हम यहां पहुंच जाते हैं। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड तरीका है, इसी तरह से सवाल आ सकता है। इस टाइप का सवाल, नॉन एसएचएम वाली इक्वेशन हमेशा ऐसी ही दिखेगी, तो आप उसको रिड्यूस करना जानो। कोई पूछेगा इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बॉस इसका एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो यू शुड नो दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। कॉपी करो। 13th क्वेश्चन करेंगे और 19th क्वेश्चन करेंगे एज पर द डाउट्स मेंशन्ड। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, 13th क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। 13th क्वेश्चन सेज which of the following shows greater increment in length when subjected to the same load to wires made up of same material। यानी कि वायर्स है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो आपके पास चार तरह के वायर दे रखे हैं, चार ऑप्शन में ए बी सी डी। चारों की लेंथ और रेडियसेस अलग अलग हैं, लेकिन चारों का मटेरियल सेम है और चारों पे लोड सेम लगाया गया है। तो बोला गया है कि किसमें ग्रेटर इंक्रीमेंट होगा। तो आप जो है यहां पर इस तरीके से आपने अपना वायर ले लिया और इस वायर पे लेट्स से हम लोड लगाना शुरू करते हैं। जब मैं इस पे एफ अमाउंट ऑफ लोड लगाता हूं तो ये वायर की लेंथ जो है लेट्स से इतनी बदल जाती है। this is delta x and this is the original length of the wire। हमें यंग्स मॉड्यूलस अगर हम यूज करेंगे तो यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स F अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया A अपॉन स्ट्रेन आपका हो जाएगा
डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल, और ये हो जाएगा आपका वाई। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखेगा दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई, ये यंग्स मॉड्यूलस है, एफ एल अपॉन ए वाई। डेल्टा एक्स में फिर से देखो तो मुझे दिखेगा एफ अपॉन वाई इंटू एल अपॉन ए। यहां पर ध्यान से देखिएगा, सारे चारों ही केसेस में लोड सेम है, मटेरियल सेम है, यंग्स मॉड्यूलस सेम है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एल अपॉन ए के ऊपर जा रही है, राइट। अब ए को लिख सकते हैं आप, वायर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई एल, पाई इधर ले लिया और यहां लिख दिया आर स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है दैट डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। अब आप ऑप्शन चेक करना शुरू कर दो। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी, यहां पर एल लिख रहा हूं, यहां पर आर लिख रहा हूं, और एल में लिख रहा हूं यहां पर 1 मीटर एंड 1 mm, तो यहां 1 मीटर, यहां 1 mm। बी में 1 मीटर 2 mm, 1 मीटर 2 mm। सी में अगर आप देखेंगे तो 2 मीटर 1 mm, सो 2 मीटर 1 mm। एंड डी में अगर आप देखेंगे तो 2 मीटर 2 mm, तो 2 मीटर 2 mm। तो देखो L अपॉन आर स्क्वायर लिखना है, L अपॉन आर स्क्वायर यहां लिखोगे तो आपको L अपॉन आर, 19th क्वेश्चन अभी करेंगे, L अपॉन आर स्क्वायर अगर यहां लिखोगे तो यहां मिलेगा 1, यहां पर आपको मिलने वाला है L अपॉन आर स्क्वायर एज 1/4, यहां पर L अपॉन आर स्क्वायर आपको 2 मिलेगा, और यहां पर आपको L अपॉन आर स्क्वायर जो है 1/2 मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कौन शो कर रहा है? इट इज ऑप्शन सी, एंड दैट इज द आंसर, यानी सी ऑप्शन में सबसे ज्यादा चेंज इन लेंथ वो शो करेगा। चलिए 19वां सवाल करते हैं। 19वें सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? 19 क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं रीड कर रहा हूं, 19 क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, एंड इट सेज if a source of frequency n moving with a velocity v crosses a stationary observer, then the change in frequency of sound heard by the observer will be, velocity of sound is capital V। ये डॉपलर इफेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको पहले डॉपलर इफेक्ट के बारे में बता देता हूं। आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक लाइन बना दीजिए, यहां पर लिख दीजिए आप वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैपिटल V, यहां पर लिखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यहां पर लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो इस तरीके से आपने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जो सुनना चाहता है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, जो सुनाना चाहता है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, जो नहीं सुनना चाहता वो फ्रीक्वेंसी घटाएगा, जो नहीं सुनाना चाहता वो फ्रीक्वेंसी घटाएगा। इस लॉजिक पे सब कुछ चलता है, और उसी के बेसिस पर यहां पर आने वाला साइन डिसाइड होगा कि यहां पर आने वाला साइन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर एक केस ले रहा हूं कि ऑब्जर्वर सुनना चाहता है। अगर ऑब्जर्वर सुनना चाहता है तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। यहां ऑब्जर्वर का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये रहा ऑब्जर्वर का कंट्रीब्यूशन। ऑब्जर्वर सुनना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, और ये रहा ऑब्जर्वर का कंट्रीब्यूशन। ये न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? ये न्यूमरेटर में है। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो आप जो है V0 के साथ लिखेंगे प्लस V0, ऐसे लिख देना, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, लेट्स से सोर्स सुनाना चाहता है, सोर्स सुनाना चाहता है, तो सोर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? सोर्स का कंट्रीब्यूशन ये है। अब सोर्स सुनाना चाहता है, इसका मतलब सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। सोर्स डिनोमिनेटर में, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर को घटाना होगा, तो सोर्स यहां पर आ जाएगा इस केस में -Vs की तरह, और इसी तरह से आप जो है और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल पे कहा गया है कि आपका एक ऑब्जर्वर है जो कि बेचारा रेस्ट पर है, एक सोर्स जो है इस तरह से आता है और फिर इसको इस तरह से क्रॉस करके चला जाता है।
ये ऑब्जर्वर है हमारा, एक सोर्स ऑब्जर्वर के पास आता है, ऑब्जर्वर मेरा इस समय रेस्ट पर है, दे रखा हुआ है, तो ऑब्जर्वर इस समय रेस्ट पर है, सोर्स ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है। तो ये इनिशियल कंडीशन थी इसकी, और ये फाइनल कंडीशन है। पूछा गया है कि बताओ कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो पहले इस केस के लिए फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपका एफ एपरेंट इनिशियल कितना होगा, दैट विल बी एफ एक्चुअल ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर कुछ नहीं, रेस्ट पर है ना, तो ये जीरो हो गया, तो ये ऊपर का जीरो, नीचे सोर्स ऑब्जर्वर के पास आता है, सुनाना चाह रहा है, यानी -VS। यहां पर आ जाओ, F apparent final, that is F actual, और यहां आ जाओ, फिर से V/V लिख दो क्योंकि ये साउंड की स्पीड है। अब यहां पर आपका ऑब्जर्वर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं आया, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है, यानी नहीं सुनाना चाहता, यानी लिख दो +VS। ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसीज, और आपका चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F apparent फाइनल माइनस F apparent इनिशियल। तो ये निकल कर आएगा आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, F एक्चुअल ब्रैकेट में V/V plus VS minus V/V minus VS, that will be the case। अब यहां पर लाके सॉल्व करते हैं। चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो कि हमने ऑब्जर्व किया इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी को इन्होंने क्वेश्चन में n दे रखा हुआ है, एंड स्पीड ऑफ साउंड को कैपिटल V दे रखा हुआ है, बाहर निकाला मैंने, और 1 स्पीड ऑफ सोर्स को कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ सोर्स को स्मॉल v दे रखा हुआ है, तो इसको मैंने लिखा 1/V प्लस स्मॉल v माइनस 1/V माइनस स्मॉल v। तो इसको सॉल्व करते हैं, n कैपिटल v माइनस v, दैट इज v माइनस स्मॉल v माइनस v प्लस स्मॉल v अपॉन v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी v माइनस v, यानी माइनस v माइनस 2, यानी -2n कैपिटल V स्मॉल v अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है इसमें, आपका ऑप्शन जो मैच कर जा रहा है, दैट ऑप्शन इज 2n कैपिटल V स्मॉल v, यस दैट इज ऑप्शन B which gets matched in this case। तो यहां पर हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन निकल कर आ रहा है, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर सी था। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, काइंडली नोट कर लो इसको। Now we'll be solving question number 24 and question number 25. 24 is about capacitors, 25 is about resistance. Let me read the question. The question says condenser A has a capacity of 15 microfarad। यानी कि आपका कैपेसिटर, एक तरह से मैं बोलूंगा, कैपेसिटर A, it has a capacity of 15 microfarad and it is filled with a dielectric constant which is 15, यानी कोई dielectric constant K equal to 15 से इसको fill किया गया है। This is the capacitance of A। Another condenser B, which is the capacitor B, and this capacitor has a capacity of 1 microfarad, यानी कि this has a capacity of 1 microfarad, and this is now, जैसे ही आप ए कैपेसिटर को इस डाइलेक्ट्रिक से फिल करेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो अब इसकी कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरड नहीं रहेगी, अब इसकी कैपेसिटेंस जो है ये सी ए था, ये हो जाएगी C डैश ए, एंड दैट विल बी K टाइम्स सी ए, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 225 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से आपकी कैपेसिटी इसकी बढ़ चुकी है, और इसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है। बहुत ही ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है, एक बार फिर चेक कर लेता हूं, 1 माइक्रोफैरड एंड 225 कंडेंसर कैपेसिटी व्हेन इट इज फिल्ड। नो, गड़बड़ किया, स्टेटमेंट में गड़बड़ किया, ध्यान से सुनना। इसने बोला है कैपेसिटर A has a capacitance of 15 microfarad, it has a capacitance of 15 microfarad when it is filled with K equal to 15, यानी K equal to 15 से जब फिल करके रखा था तब 15 माइक्रोफैरड था, यानी कि C डैश A 15 माइक्रोफैरड था। दिस इज विथ डाइलेक्ट्रिक, ये विथ डाइलेक्ट्रिक है। तो अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मैं इसको देखो
यानी बिना डाइलेक्ट्रिक के अगर मैं देखूंगा तो इसका जो कैपेसिटेंस है Ca वो 1 माइक्रोफैरेड है, क्योंकि जब इसमें आप 15 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 15 माइक्रोफैरेड मिल जाएगा। अब ये सही हुआ, पहले हमने इसको गलत इंटरप्रेट कर दिया था। तो ये आपका केस है। अब इस वाले को विथ द डाइलेक्ट्रिक और इसको इंडिविजुअली 100 वोल्ट से चार्ज किया गया, तो इसको भी 100 वोल्ट से चार्ज किया गया। जब इन दोनों को 100 वोल्ट से चार्ज किया गया तो इसके अंदर चार्ज कितना आ जाएगा, इसके अंदर चार्ज आपका आ जाएगा Q इक्वल टू CV होता है ना, तो इसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाएगा आपका 15 माइक्रो इंटू V दैट इज 100 विच इज 1500 माइक्रो कूलम, यहां पर आ गया, और इसके अंदर आ जाएगा आपका 100 माइक्रो कूलम, राइट। तो यहां पर आपका 1500 माइक्रो कूलम, यहां पर आपका 100 माइक्रो कूलम आ चुका है। अब इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया, पैरेलली कनेक्ट किया गया, तो ये आपका अपना कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट किया गया। ये मेरा ए कैपेसिटर है, ये मेरा ए कैपेसिटर है, लेकिन इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक अभी है, और ये मेरा बी कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक अभी पड़ा हुआ है इस तरीके से। और इस पे चार्ज कितना है, इसके ऊपर आप चार्ज रख दो, द चार्ज इज गिवन टू बी 1500 माइक्रोकूलम, यानी इस पे 1500 माइक्रोकूलम चार्ज है। एंड आपके इस प्लेट पर आपके जो है इट इज 100 माइक्रोकूलम चार्ज, इस तरीके से दे रखा हुआ है। बी अभी भी खाली है, ठीक है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या किया, अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। कंडेंसर A has a capacity of 15 microfarad when it is filled with a medium of dielectric 15. Another condenser B has a capacity of 1 microfarad when with air between the plates. Both are charged separately with a battery of 100 volt which is given. After charging, both are connected in parallel without the battery. Battery हटा करके parallel में connect कर दिया. And now when both are connected, the dielectric is removed. तो जब डाइलेक्ट्रिक निकाल देंगे तो इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो अब क्या करने वाले हैं, दिस इज द केस। अब इसमें से डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे, अब इसमें से डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे तो जो नया केस आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ध्यान देना, जब डाइलेक्ट्रिक इसमें से निकालेंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस अभी है इट इज C-A कैपेसिटेंस है, और इसका CB है। इसका अब कितना हो जाएगा, CA हो जाएगा, और इसका CB ही रहेगा। तो इसके प्लेट्स पे चार्जेस बदलने वाले हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर गोइंग टू बी दोस चार्जेस, ठीक है। अब हमको बोला है कि जब डाइलेक्ट्रिक इसमें से निकाल दिया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली यहां पर हमारे सामने है, 25वां क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। नाउ इन दिस केस आप अगर देखेंगे तो ये आप देखेंगे इसमें, तो इफ दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस, सो सिर्फ इतना रीजन देखना। आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस रीजन, ये रीजन अपने आप में आइसोलेटेड है, देखो डिस्कनेक्टेड। तो इस रीजन में ये प्लेट और ये प्लेट का चार्ज मिला करके कंजर्व्ड होगा। फिर से ये रीजन, ये प्लेट और ये वायर, इन दोनों प्लेट का चार्ज मिला करके कांस्टेंट रहेगा। तो ये चार्ज जो आपका कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि चार्ज कहीं उड़कर नहीं चला जाएगा। तो इन दोनों का चार्ज मिला करके हमेशा रहना चाहिए 1600 माइक्रो कूलम, हमेशा चार्ज 1600 माइक्रो कूलम रहना चाहिए। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि भैया ऐसा हुआ रहेगा कि यहां से जो है, यहां से एक स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज उठ करके, यहां से एक स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज उठ करके इस पे आके बैठ गया। तो इस पे से उठ कर गया तो यहां पर माइनस क्यू लिखा, इस पे आके बैठ गया तो यहां पर प्लस क्यू लिखा, राइट। ये कब ऐसे उठकर जाकर बैठ गया, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दिया है, राइट। तो अब यहां पर आ जाते हैं इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। इस पे आकर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर जो चार्ज है आपके पास वो है 1500 माइक्रो माइनस क्यू, और यहां पर जो चार्ज है इट इज 100 माइक्रो प्लस क्यू। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल, एंड सिंस दे आर पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C।
Q कितना इस पे 1500 माइक्रो माइनस Q अपॉन C अब CA है, C' A नहीं है, तो वो हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो फैराड। सिमिलरली डेल्टा V अक्रॉस B कितना हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है 100 माइक्रो प्लस Q द होल अपॉन 1 माइक्रो फैराड। अब इन दोनों को सेम होना है बिकॉज दे आर इन द पैरेलल कनेक्शन, सो आई कैन से दैट डेल्टा V अक्रॉस A इज इक्वल टू डेल्टा V अक्रॉस B। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा 1500 माइक्रो माइनस Q इज इक्वल टू 100 माइक्रो प्लस Q। तो यहां से मुझे मिलेगा 2Q इज इक्वल टू 1400 माइक्रो। तो यहां से हमें चार्ज मिला 700 माइक्रो कूलम जो है वो फ्लो कर गया रहेगा, 700 माइक्रो कूलम फ्लो कर गया रहेगा। इसका मतलब यहां पर आपका इफेक्टिवली फाइनली इस पे 800 माइक्रो कूलम है और इस पे 800 माइक्रो कूलम है। तो यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ना, अल्टीमेटली मुझे डेल्टा वी निकालना था, ये डेल्टा वी निकालना है विच इज दिस। सो डेल्टा वी मुझे मिल जाएगा 1500 माइक्रो माइनस 700 माइक्रो अपॉन 1 माइक्रो। कितना निकल कर आ जाएगा ये 800 वोल्टेज। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट in this case and that makes option B to be a correct option। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। सो व्हाट आई वांट इज, अच्छा क्वेश्चन है और कैपेसिटर यूजुअली ट्रिकी हो जाता है, तो पॉज कर करके देखो, पीछे जा जा करके देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो प्लीज प्लीज डू इट। ये क्वेश्चन जो है मैंने स्टार्टिंग में रीड किया है, इन केस किसने रीड करने में शायद ना समझ में आया, मिस कर गया हो, तो मैं दोबारा रीड कर रहा हूं। Condenser A has a capacity of 15 microfarad when it is filled with a medium of dielectric constant 15. Another condenser B has a capacitor of 1 microfarad with air between the plates. Both are charged separately by a battery of 100 volt. Full stop. After charging, both are connected in parallel without the battery and the dielectric medium being removed. Full stop. The common potential now is, ये सवाल पूछा गया था। So please pause the video and note this down। फिर मैं अगला सवाल लेता हूं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। आई होप आपने इसको कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने आ रहे हैं हम लोग। लेट मी टेक दिस ऑफ। ओके, सो अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, अ रेजिस्टेंस, सुनिएगा, अ रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस R1। व्हाट रेजिस्टेंस R3 मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज with the combination of R1 and R2 so that the equivalent resistance is equal to R1। अरे तो बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले क्या बोला है, a resistance R2 is connected in parallel with R1, यानी कि R2 is connected in parallel with R1 and this combination is connected in series with a resistance R3, so this is R3। now what should be the value of R3, ताकि ये सब मिला करके R1 के बराबर हो जाए। That is what is given to us। तो शुरू करते हैं। R2 R1 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहां लिख दो, दिस इज गोइंग टू बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और ये आपका हो जाएगा R3। ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा, इट शुड बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये R1 के बराबर हो जाना चाहिए। दे शुड बी इक्विवेलेंट, राइट। सो आई हैव गॉट R1 इज इक्वल टू R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। ये हमें मिल गया है और हमें निकालना है R3 का वैल्यू। ये पूछा गया है ना कि क्या कनेक्ट करेंगे, सो लेट अस फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ R3। सो R3 इज गोइंग टू बी R1 माइनस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कॉमन निकाल दो, R1 प्लस R2 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। सॉल्व करो इसको, R1 स्क्वायर upon R1 plus R2 is the answer which matches with which option, this matches with option A। तो यहां पर आपका ऑप्शन A सही हो गया है। तो काइंडली प्लीज इसको नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 28 पोटेंशियोमीटर का सवाल है। पोटेंशियोमीटर की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। इन केस यू डू नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, आई विल रिकमेंड यू कि आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, वहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स करके एक टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया है, उसमें आई हैव स्पोकन अबाउट पोटेंशियोमीटर, आई हैव स्पोकन अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज एंड आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट मीटर ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो वहां पोटेंशियोमीटर जाके देखना, उसके दो स्पेशल एप्लीकेशन होते हैं, उसको भी समझना। बिकॉज अगर वो चीज आपको क्लियर है तो ये सोल्यूशन आपको समझ में आएगा, अगर वो चीज आपको क्लियर नहीं है तो ये सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई रादर रिकमेंड यू दैट यू गो टू दैट वीडियो एंड सी दैट वीडियो फर्स्ट। अब मैं सवाल रीड करने जा रहा हूं। इसने कहा है दैट इन अ पोटेंशियोमीटर a 10 मीटर लेंथ, पोटेंशियोमीटर ऑफ 10 मीटर लेंथ, पोटेंशियोमीटर ऐसा दिखता है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज होता है और ये आपकी रॉड होती है इस तरह से, और यहां से आपका ये रियोस्टैट है एक तरह से, दिस इज गोइंग टू बी इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ये आपका हो जाता है रियोस्टैट आर एच स्मॉल आर, सप्लाई को मैं बोल दे रहा हूं कैपिटल ई, ये आपकी रॉड है और ये आपकी रेजिस्टेंस रॉड होती है। और यहां से जो है यहां पर एक्सटर्नल डिवाइस हमारा लगता है, एक एक्सटर्नल डिवाइस जो कि आपका एक्सटर्नल ईएमएफ हो सकता है, बैटरी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, और ये जा करके इस तरह से गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो है ऐसे बैलेंस होता है, राइट। अब इन्होंने बोला है कि अच्छा, यहां पर इन्होंने पहले केस में बोला है कि इन अ पोटेंशियोमीटर ऑफ 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर लेंथ ऑफ अननोन सोर्स के बारे में नहीं पता, ईएमएफ अननोन सोर्स इज बैलेंस एट 60 सेंटीमीटर in a potentiometer of 10 meter length and unknown EMF voltage source is balanced at 60 centimeter. No. This is not the unknown source. मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन सेज इन अ पोटेंशियोमीटर एक अननोन सोर्स को in a potentiometer of 10 meter length and unknown EMF voltage source is balanced at 60 centimeter length of the potentiometer wire, while a 3 volt is balanced at 45 centimeter length, then the EMF of the source is। देखो, अगर इसका EMF अगर स्मॉल e है और ये लेंथ x है, तो मैं आपको यहां पर बड़ी क्लियरली बता दे रहा हूं कि दिस e is directly proportional to x। इन्होंने बोला है कि आपका अननोन EMF is directly proportional to, कितने से बैलेंस हो गया, वो 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ था, और 3 वोल्टेज आपका 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ। तो E/3 रेशियो ले लो, 60/45, 15 3 15 4 3 कट, अननोन EMF जो है आपका 4 वोल्ट है, और आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, कुछ आया ही नहीं इसमें पोटेंशियोमीटर का, फिर भी आप इसको नोट कर लो। अब जो है वी आर लुकिंग एट विच क्वेश्चन, वी आर लुकिंग एट 31st क्वेश्चन, एंड 31st क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, सुनो इसे। अ सोलेनॉइड हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 50 मिली हेनरी and a resistance of 0.025 ohm. It is connected to a battery. How long will it take for the current to reach 1/2 of its final equilibrium value? Now, when you look at a solenoid is nothing but an inductor. It is nothing but an inductor and it is connected to an external DC source. और इसमें ये आपका सोलेनॉइड जो है उसके थ्रू करंट फ्लो करने वाला है। सोलेनॉइड के बारे में कुछ ज्ञान दे रखा हुआ है। इस सोलेनॉइड को बताया गया है कि 50 मिली हेनरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.025 ओम है, 0.025 ओम है, और ये आपका ईएमएफ ई है। अब दिस इज अ केस ऑफ करंट ग्रोथ इन एन इंडक्टर। तो करंट ग्रोथ इन एन इंडक्टर, तो करंट ग्रोथ इन एन इंडक्टर वाला ये केस हो जाएगा, और करंट ग्रोथ इन एन इंडक्टर विल इज गिवन एज I is equal to I max। T इक्वल टू 0 पे इस पे कोई करंट नहीं होगा, T इक्वल टू इंफिनिटी पे इसमें मैक्सिमम करंट होगा। आपको ध्यान में होगा T इक्वल टू इंफिनिटी पे सोलेनॉइड व्हिच इज नथिंग बट एन इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ वायर, कंडक्टिंग वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी T इक्वल टू 0 पे इस पे कोई करंट नहीं होगा, सो दिस विल बी 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय टाउ। ये इक्वेशन इसका बन जाएगा, ठीक है।
अब इसमें देखना t इक्वल टू 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 पे दी करंट इज 0। अब इसमें जानना I max क्या होगा। I max आपका जो होगा दैट विल बी अचीव्ड एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये आएगा, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये सिर्फ वायर बन जाएगा, तो इसका इंडक्टेंस तो खत्म, तो बचा सिर्फ आपका रेजिस्टेंस। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे आपका जो करंट होगा दैट करंट इज गोइंग टू बी I मैक्सिमम, और आपका जो I max का वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी E अपॉन 0.025 ओम, ये आपका I max हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है, अच्छा टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ होता है L अपॉन R। L आपका इंडक्टेंस है विच इज 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 0.025 कैन बी 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, कट गया, आंसर इज 2। ये आपका टाइम कांस्टेंट टाउ हो गया। सो आपको चाहिए कि वो टाइम, किस टाइम पर करंट हाफ ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी, t इक्वल टू इंफिनिटी पे I max, तो किस टाइम पर हाफ ऑफ इक्विलिब्रियम यानी I max अपॉन 2, यानी कि I max अपॉन 2 किस टाइम पर होने वाला है, इज इक्वल टू I max 1 माइनस ई रेज टू माइनस t अपॉन 2, राइट। तो ये आप कट कर दो तो आपको यहां से मिल जाएगा 2 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस t बाई 2। इसको रीअरेंज करो तो आपको मिलेगा e रेज टू माइनस t बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इज हाफ विच इज 2 की पावर माइनस 1। दोनों तरफ लॉन ले लो, नेचुरल लॉग लो, तो नेचुरल लॉग लोगे तो आपको मिलेगा माइनस t अपॉन 2 लॉन ऑफ e इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉन ऑफ 2। तो माइनस माइनस कैंसिल, सो आपको t मिला, लॉन ऑफ e हो जाएगा 1, सो t हो जाएगा आपका 2 लॉन 2, दैट इज द आंसर। विच पर्टिकुलर ऑप्शन मैचेस। अब लॉन ऑफ 2 की वैल्यू हमें यहां पर पता होनी चाहिए, लॉन ऑफ 2 होता है 0.693, तो 0.693 अगर होगा तो 2 इंटू 0.693 विच कैन बी रिटन एज 0.7 1.4 दे देगा, 0.69 दे देगा 1.38, तो 1.38 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, लेट मी चेक। सो दिस बिकम्स 1.38 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 31 का, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। अगेन बहुत प्यारा सवाल है ये तो बहुत आसान था तो इसकी बात ही नहीं करनी, बट वो इंडक्टर वाला क्वेश्चन भी आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जस्ट नीड टू नो कि पूछा क्या है, कि किस टाइम पर इक्विलिब्रियम करंट का आधा करंट होगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, करंट स्टैंडर्ड वैल्यू ले चुका है, फिक्स्ड वैल्यू ले चुका है, और फिक्स्ड वैल्यू आपका इंडक्टर में इंफिनिटी पे आता है। ये ग्रोथ है, यहां पर करंट डेवलप होगा, तो ग्रोथ ऑफ करंट का जो इक्वेशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू जो होती है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे टर्म गायब हो जाता है, बिकॉज e रेज टू माइनस इंफिनिटी गोज टू 0, सो I इज इक्वल टू I max होता है, तो I max एट t इक्वल टू इंफिनिटी, और I max की वैल्यू क्या होगी, इंडक्टर गया, सिर्फ रेजिस्टेंस बचा, सो e अपॉन दिस, बट इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यू कैन ड्रॉप दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। बट टाउ आपने निकाला L बार R, तो यहां पर बोला कि भाई कौन से टाइम पर यानी कौन से टाइम पर आपको करंट जो है हाफ हो जाएगा उसका, और आपने टाइम निकाल लिया। प्लीज नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35। 34th क्वेश्चन जो है वो प्लेन मिरर का है, 35th क्वेश्चन जो है वो कर्व मिरर का है। 34th क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं। Two parallel plane mirrors M1 and M2 have length 2 meter and are 10 mm apart। यानी कि आपके पास दो पैरेलल मिरर है M1 एंड M2 इस तरीके से, ये इस तरह से दो प्लेन मिरर है आपके, एंड दे आर 10 mm apart। ये बोल रखा है हमें a ray of light is incident at one end of mirror M2। मिरर M2 के एक एंड पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है एट एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि इस एंड पर जो है एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है, कुछ इस तरीके से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ रहेगा, ऐसे एक रे ऑफ लाइट आया, ऐसे इंसिडेंट हुआ, एंड दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वाज एट एन एंगल 30 डिग्री। अब उसने बोला है कि बताओ
द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस लाइट अंडरगोस बिफोर रीचिंग द अदर एंड, दूसरे एंड को पहुंचने से पहले कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपके लाइट ने कवर किया होगा, यानी आपके लाइट ने कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दिखाए होंगे, कितने रिफ्लेक्शंस हुए रहेंगे बिफोर रीचिंग द अदर एंड, यानी अगले एंड को पहुंचने से पहले। तो लाइट ट्रैवल कैसे करेगा? तो लॉजिक से इसकी लाइट ऐसे ट्रैवल करेगा, ये 30 डिग्री है तो फिर से ऐसे 30 आएगा, फिर ये इस तरह से 30 से जाएगा, ये फिर इस तरह से 30 से जाएगा, फिर इस तरह से 30 से आएगा, फिर इस तरह से 30 से आएगा, फिर इस तरीके से। अब देखो ये यहां पर आखिरी था, बिकॉज यहां पर जो है वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है। तो ऐसे अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 सात ही निकल कर आ रहा है, लेकिन ये 2 मीटर है। 2 मीटर मतलब 2000 mm है, ये 2 मीटर 2000 mm है। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पता कैसे चलेगा? यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक मिरर पे आप यहां से देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। यहां से इस लाइन को जोड़ो तो आपको दिखेगा अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री निकलेगा, ये 30 डिग्री निकलेगा। और ये ट्राइंगल अगर आप यहां पर बनाएंगे तो आपको दिखेगा दैट दिस इज 10 mm और ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 10 tan ऑफ 30 डिग्री, ये हो जाएगा 10 tan ऑफ 30 डिग्री, यानी कि इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी 20 tan ऑफ 30 डिग्री। आप देख रहे हो कि पहले रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा रिफ्लेक्शन जो है, सेम मिरर की बात कर रहा हूं, M2 मिरर की बात कर रहा हूं, पहले रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा रिफ्लेक्शन जो है वो इतने डिस्टेंस पर आया, तो ये पूरा का पूरा जो है वो 2000 mm है, ये 2000 mm है, यानी 20 tan 30, 20 tan 30 का मतलब हो जाएगा ये tan 30 को लिख दो √3/2, यानी 10 सॉरी tan 30 को लिख दो आप sin 30 cos 30, राइट, 1/√3, सो 20/√3 mm जो है लगा, यानी इतने डिस्टेंस में 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये पूरा 2000 mm है। सो आई कैन से दैट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन M2 मिरर कितना होगा? अगर आप देख रहे हैं यहां पर तो दैट इज गोइंग टू बी 2000 डिवाइडेड बाय 20 tan 30, tan 30 आपका कितना निकल आएगा? tan 30 आपका आ जाएगा 20/√3, तो यहां चला जाएगा √3, इतना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो इस पे हुआ था। ठीक है, अब जितना रिफ्लेक्शन इस पे हुआ है उससे एक कम रिफ्लेक्शन इस पे हुआ रहेगा, या फिर ऑलमोस्ट सेम रिफ्लेक्शन उस पे हुआ रहेगा, उस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये M2 पे हुआ, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 20 इंटू यहां से आ रहा है 100, राइट, तो 100√3, देयरफॉर टोटल कितना निकला होगा? टोटल इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 100√3, दैट इज 2 इंटू 100, √3 कितना होता है? 1.73, तो 173 इंटू 2, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 346, यानी जो भी आंसर होगा 346 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे हम लोग यहाँ पर, और जब मैं ऑप्शन यहाँ पर देख रहा हूं तो मेरे सामने आ रहा है ए ऑप्शन दे रखा हुआ है मुझे 346, बी ऑप्शन मुझे दे रखा हुआ है 134, सी ऑप्शन लिखा है 80 और डी ऑप्शन लिखा है 173। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम देखेंगे तो इसका और इसका ऐड करके आंसर निकल कर आ जाता है ए, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल था बट बहुत ही सिंपल था। अगला सवाल हम देखते हैं, 35th क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। अ स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, forms a real image 3 times the object, okay, forms a linear image 3 times the object, real image बना रहा है 3 times the object, okay, real image जो है आपका कॉनकेव मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स नहीं। तो सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर है, ये बात जान लो। एंड the distance between object and image is 80 centimeter, find the focal length। तो सबसे पहले आप अपना जो है यहां पर कॉनकेव मिरर बना लो, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और कहीं पर आपका ये इमेज है, जहां भी निकल कर आ जाए, लेट्स से ये आपका इमेज निकल कर आ गया, दिस इज योर इमेज। नाउ दे हैव सेड दैट द
डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा हुआ है 80 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता इसका फोकल लेंथ कितना है, तो आप एक काम कर लीजिए, आप मान लो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो है x, और राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, बिकॉज दैट इज वन कन्वेंशन दैट वी नीड टू फॉलो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मुझे क्या बोल रखा है कि फोकल लेंथ निकालो। आपको बता दिया है कि कोई ऐसा मिरर है जिसमें रियल इमेज बना है और 3 गुना बड़ा बना है। रियल इमेज 3 गुना बड़ा, सबसे पहले तो रियल इमेज है तो कॉनकेव होगा, तो कॉनकेव पता चल गया। रियल इमेज 3 गुना बड़ा, यानी कि यहां पर जो मैग्निफिकेशन निकलेगा वो मैग्निफिकेशन होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दैट विल बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट विल बी नथिंग बट -3। अब नेगेटिव क्यों बोला मैंने, क्योंकि कॉनकेव में जो रियल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बन जाता है, तो इस वजह से -3 मैंने ले लिया। अब आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f माइनस यू अपॉन यू, और ठीक है चलो इसको यहीं पर छोड़ दो, ये अपना मैग्निफिकेशन हो गया। और मैग्निफिकेशन को हम जो है किसी भी केस में, जैसे आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v अपॉन यू, वेर v इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और द सेंटर ऑफ द मिरर यहां से, और आपका u होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर लिखना चाहेंगे, एक तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक इतने से हो जाना चाहिए। तो आपने लिखा -3 इज इक्वल टू माइनस v, क्या हो जाएगा, v विल बी नथिंग बट इमेज का डिस्टेंस कितना है x प्लस 80 बट विद अ नेगेटिव साइन, x प्लस 80 बट विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज आप पोल से लेफ्ट जा रहे हो और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव डिफाइन कर रखा है, अपॉन u भी नेगेटिव विद अ माइनस साइन, सो माइनस x। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा इससे कैंसिल, सो वी हैव गॉट -x इज इक्वल टू x प्लस 80 ना, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने यहाँ पर? एक मिनट, आई टेक अ स्मॉल पॉज, आई सी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कैंसलेशन क्यों हो रहा है यहाँ पर, शुड नॉट हैपन दैट वे, बट देखते हैं। इमेज जो है आपका रियल था कि वर्चुअल था? रियल इमेज 3 times the linear size of the object. Real image 3 times the linear size of the object. Okay. Real image है, so it has to be concave, that is for sure. 3 times. अगर सेंटर तक अगर आप देखेंगे तो ये moves like this, यहाँ पर इक्वल होगा 3 times, so it has to be between center and focus, x has to be between center and focus, so height of image -3, ये तो ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से लिखा मैंने, -3 माइनस u, v is equal to this time u, minus v upon u, एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सही तो लिखा है, -v अपॉन u, तो इसमें v का मेजरमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो मैंने तो उसको सही लिखा है, नेगेटिव x प्लस 80, और u जो है आपका वो मैंने नीचे -x लिखा है,
So, गलत क्या गया? What went wrong? ओ हो यस। सो आपने यहाँ पर जिस तरह से -3 और आपने यहाँ पर माइनस को कैंसिल कर दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -3x इज इक्वल टू -x माइनस 80। सो आपको आ जाएगा -3x इज इक्वल -x माइनस 80 विच इज प्लस प्लस प्लस, सो वी एंड अप गेटिंग 2x इज इक्वल टू 80। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 40। x बराबर 40 आ गया तो आप इसमें फोकल लेंथ लिख लो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है और ये लगा दो ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। सेकंड, इसको अप्लाई कर लो। सो 1/v लिख दो। 1/v कितना हो जाएगा? ये 40 है ना, अब ये 40 है तो 120, तो -120 प्लस 1/u कितना हो जाएगा? -40 इज इक्वल टू 1/f। तो इसको सॉल्व कर लो। वी एंड अप गेटिंग इधर 3 मल्टीप्लाई करो, यस यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो। सो -3 माइनस 1s -4 अपॉन -3 माइनस 1s -4 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारा निकल कर आ गया -30 सेंटीमीटर। यस, फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। सो काइंडली प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रिज्म विच इज रे ऑप्टिक्स, एंड क्वेश्चन नंबर 39 वेव ऑप्टिक्स से सवाल है। मैं क्वेश्चन नंबर 38 रीड कर रहा हूं, आप भी सुनिए। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद अ, सॉरी 37 रीड कर रहा, मैं क्या रीड कर रहा हूं? ओके 37 दोबारा रीड करता हूं। देयर इज अ प्रिज्म विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू √2 एंड अ रिफ्रैक्टिंग एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। There is a prism like this, and this has a refracting angle of 30 degree, and it is made up of material which has a refractive index of √2. That is what is given to us. One of the refracting surface of the prism is polished. One of the refracting surface of the prism is polished. A beam of monochromatic light, yani single wavelength light, retraces its path if its angle of incidence over the prism, over the refracting surface of the prism is, यानी कि आपका यहां से लाइट आने वाला है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए ताकि रीट्रेस करेगा। देखो रीट्रेस कब करेगा? ये पॉलिश्ड सरफेस मिरर बन चुका है, तो मिरर से 90 डिग्री पे टकराने वाली चीज रीट्रेस करती है। यानी रे डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा, देन द रे डायग्राम शुड लुक लाइक दिस। चलो यहां पर इंसिडेंट हुआ था तो आपका रे डायग्राम ऐसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल बना लो आप, दिस इज नॉर्मल, एंड दिस शुड बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल स्मॉल r। अब आपका जो है बेंड अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल है, तो आपकी लाइट जो एंटर किया होगा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। सो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये ऐसे गया 90 डिग्री पे टकराया, वापस आया, रिट्रेस कर गया अपने पाथ को, राइट? वहां से क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यदि ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 हो गया, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना हो गया? √2, साइन ऑफ आर दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा साइन ऑफ आई इज इक्वल टू √2, साइन 30 कितना हो जाएगा? हाफ, विच इज 1/√2। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा 45 डिग्री। डज दिस मैच एनी ऑप्शन? यस, इट डज मैच। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कॉपी कर लो। अगला सवाल देखते, पॉज करें, कॉपी कर लो। बहुत ही आसान सवाल। अब हमें दे रखा है 4 इंडिपेंडेंट लाइट वेव, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, साइन ऑफ ओमेगा टी, ये दे रखा हुआ है, एंड दूसरा दे रखा है y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 sin ऑफ ओमेगा टी। थर्ड दे रखा है y3 इज इक्वल टू a3 cos ऑफ ओमेगा टी, तो y3 इज इक्वल टू a3 cos ऑफ ओमेगा टी। एंड फोर्थ दे रखा है y4 इज इक्वल टू a4
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। बिफोर वी गेट इनटू सॉल्विंग क्वेश्चंस, मैं इसको कंपैरिजन करके देख लेता हूं। सही है, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी, a3 cos of omega t, a3 cos of omega t, and a4 sin omega t 3 plus pi by 2, a4 sin omega t plus pi by 3। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब इसमें बोला है कि इंटरफेरेंस किसके किसके बीच में पॉसिबल है। द क्वेश्चन इज, इन 4 वेव्स के बारे में दिया है और पूछा है कि वन सेकेंड, यस, इन 4 एक सेकेंड, यस, इन 4 वेव्स के बारे में दिया हुआ है y1, y2, y3 एंड y4, और पूछा है कि इनमें से इंटरफेरेंस कौन शो करेगा। अब ऑप्शंस क्या दे रखा हुआ है हमें वो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 एंड 3, बी बोल रहा है 1 एंड 4, सी बोल रहा है 3 एंड 4, एंड डी बोल रहा है नॉट पॉसिबल, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमसे पूछा क्या गया है, इंटरफेरेंस किसके बीच में पॉसिबल है। 1 और 3 की अगर हम बात करेंगे तो एब्सोल्युटली 1 और 3 के बीच में इंटरफेरेंस पॉसिबल तो है। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? बिकॉज अगर मैं इसको साइन के फॉर्मेट में लिखूं तो मुझे कैसा दिखेगा, a3 साइन ऑफ cos ओमेगा टी को लिख सकता हूं मैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यस, तो ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं 1 और 3 ले लूं तो इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है, तो डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी यहां इंटरफेरेंस होगा, बट दैट इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव। व्हाई विल इट बी डिस्ट्रक्टिव? सिंपल सी बात है, दोनों का फेज डिफरेंस देखो, पाई बाय 2 का है। सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव। एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ फेज डिफरेंस। तो हाँ, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, बट यस इंटरफेरेंस पॉसिबल है, बिकॉज यहां पर cos ऑफ डेल्टा फाइव में डेल्टा फाइव पाई बाय 2 है, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का अंडर रूट करके आ जाएगा। 1 और 4 देखते हैं, 1 और 4 के बीच में पाई बाय 3 है, यस यहां भी पॉसिबल है। 3 और 4 के बीच में देखते हैं, 3 और 4 के बीच में जो है पाई बाय 6 है, यहां भी पॉसिबल है। ये पूछ क्या रहा है हमसे, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं क्वेश्चन में। इंटरफेरेंस इज पॉसिबल, इंटरफेरेंस किसके बीच में पॉसिबल होगा? प्लीज डोंट माइंड, आई हैव गॉट some issue with my throat. There is some sort of uncomfortable feeling that I'm getting, but we'll try to manage. I don't understand as to what the question is saying. The interference is possible between, it's possible between all the 3 waves. I don't know, I think it's possible between all the 3 waves. All possibilities according to me, all 3 options are possible. Interference तो हो ही सकता है. They should have been talking about constructive interference or destructive interference, or probably some other case. I'll be resting this question here. Even I am under a little doubt कि question क्या पूछ रहा है. I'm not able to be clear on this. In case you know what exactly the question is mentioning, comment करो या WhatsApp करो, ठीक है? ये 41st वाला जो question है वो न्यूक्लियाई का है, एंड जो 42nd क्वेश्चन है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जहां पर हम सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइमन बामर, पाशन ब्रैकेट एंड सो ऑन। केमिस्ट्री में भी वो क्वेश्चन आता है, ये भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। नाउ मैं 41 क्वेश्चन आपके लिए रीड कर ले रहा हूं। रेडियो एक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेट्स बाय 10% ड्यूरिंग 1 month, यानी दे हैव गिवन डिसइंटीग्रेट्स 10% इन 1 month, 1 महीने में 10% डिसइंटीग्रेट कर गया। हाउ मच फ्रैक्शन विल डिसइंटीग्रेट इन 4 months? तो कितना जो है 4 महीनों में डिसइंटीग्रेट करेगा, ये जानने की जरूरत है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड हियर? कॉन्सेंट्रेशन की कितना जो है आपका डिसइंटीग्रेट हो गया है, इट इज गिवन एज
n naught 1 minus e raised to minus t by tau. This is the amount disintegrated. ये अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड होगा, ये ऐसे दिया रहता है 10% इन 1 मंथ, यानी कि 10% कहने का मतलब है 0.1, ये नीचे आ जाएगा तो 10% is equal to 1 minus e raised to minus t by tau is something that we have got, और t equal to 1 लिख दो क्योंकि हम टाइम को मंथ के टर्म्स में लिख रहे हैं तो 1 अपॉन टाउ लिख दो. सो आपको दिखेगा e raised to minus 1 अपॉन टाउ is equal to 0.9, तो आपको दिखेगा माइनस 1 अपॉन टाउ ln ऑफ e is equal to ln ऑफ 0.9, which is ln ऑफ e हो जाएगा 1, तो आपका टाउ हो जाएगा ln ऑफ 10 by 9. नॉट लाइक दिस, चलो ठीक है, तो टाउ मैं लिख दूंगा माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 0.9 is something that we are getting. So ये माइनस यहां चला जाएगा तो we will have 1 अपॉन ln ऑफ 10 by 9, ये हमारे पास आ जाएगा and that will be called as हमारा टाउ. This is what we have got. 4 महीने में क्या होगा चेक करते हैं. 4 महीने में we will have अमाउंट कितना डिसइंटीग्रेट हुआ रहेगा वो मुझे निकालना है. सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड अपॉन n नॉट, एंड दैट विल बी जो फ्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, माइनस आपका हो जाएगा 4 और टाउ लिख दोगे आप 1 अपॉन लैन, यानी कि ln ऑफ 10 बाई 9 इज समथिंग दैट वी हैव गॉट हियर. सो ये कितना आ रहा है आपका 1 माइनस ई रेज टू, ये आपका हो जाएगा ln ऑफ 9 बाई 10 द होल रेज टू 4, माइनस 4 गया ना तो इसको उल्टा घुमा दिया, which is nothing but 1 minus e raised to ln of something is, ये पूरा टर्म वैसे ही आ जाएगा 9 by 10 the whole raised to 4. So ये कितना बनकर आ रहा है आपका 1 minus 9 9 से 81, so 81 into 81 upon 0000 81 into 81 कितना हो जाएगा 18864 1615 6561. So this is 1 minus 0.6561, which is approximated as 0.35, यानी 35% के आसपास जो है डिसइंटीग्रेट होना चाहिए. The option that we are getting 35% से कम होना चाहिए. बेसिकली 35% से कम हमें दिख रहा है 34.39, आंसर में 34.39% दिख रहा है. So that is going to be option A, और ऑप्शन A आपका इस समय करेक्ट हो जाएगा. तो आप इसको प्लीज नोट कर लो, ये आपका फॉर्मूला होता है द अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड इज इक्वल टू दिस. एन नॉट क्या होता है, एन नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट होता है आपका, ठीक है. ये आपका क्या होता है, दिस इज टाइम कांस्टेंट, ये आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, राइट. सो काइंडली प्लीज इसको नोट कर लो, देन विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 42. वी डिड नॉट गेट द स्पेस फॉर इट बट विल बी सॉल्विंग इट, ठीक है, नोट कर लो. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 42 नाउ एज वेल. Please don't mind, I have got a sore throat, so bear with me. We have question number 42 now with us. I'm going to read the question number 42. What is the ratio of the shortest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of the Lyman series? They've said what is the ratio of the shortest wavelength of the Balmer series, shortest wavelength of the Lyman series. So आपकी Lyman series और Balmer series होती क्या है, this is n equal to 1, this is n equal to 2, this is n equal to 3, this is n equal to 4. Now जब भी आप n equal to 1 पर आते हो तो आपका n equal to 1 अगर आपका इनिशियल हो जाता है, मतलब फाइनली, आई वोंट से फाइनल, जब भी n इक्वल टू 1 तक पहुंचते हैं, मतलब यहां पर फाइनली जब पहुंचते हैं तो जो वेवलेंथ रिलीज होती है वो आपका लाइमन होता है. तो लाइमन की पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, एक लाइमन ये पॉसिबल है, एक लाइमन ये पॉसिबल है और एक लाइमन ये पॉसिबल है, एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली अगर n इक्वल टू 2 पे जब पहुंचते हैं तो वो बामर हो जाता है. तो बामर में क्या क्या पॉसिबल है, बामर सीरीज में आपका हो जाएगा, बामर के लिए एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगा, राइट.
दे हैव सेड कि दोनों के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो लेना है. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल करस्पॉन्ड टू हाईएस्ट एनर्जी. Why? Because E is equal to hc by lambda. E is the energy, right? So energy is inversely proportional to lambda. तो यहां पर जब आप लिखेंगे, so the formula is the energy is directly proportional to 1 upon n initial square minus 1 upon n final square minus 1 upon n initial square. इससे प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, यहां पर z का टर्म्स आएगा, एटॉमिक नंबर का टर्म आएगा, मास आएगा, बट उसको लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज रेशियो निकालना है. सो एनर्जी आपका हो जाएगा hc by lambda, तो ये 1 upon lambda हो जाएगा. तो अब मेरे से कहा गया है सो अब मैं अगर लिखूं लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर, तो ये क्या लिखा जाएगा, और आई शुड राइट इट एज लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर. तो इसको अपन क्या लिखेंगे, लाइमन अपॉन बामर ही बोला गया ना, नहीं बामर अपॉन लाइमन बोला गया है. सो आप इसको लिखेंगे लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा लाइमन एंड दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा आपका इनिशियल तो इन्फिनिटी है ना, क्योंकि इन्फिनिटी से आओगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, इधर से लाओगे तो कम एनर्जी, और एनर्जी ज्यादा एनर्जी, तो इन्फिनिटी से आओगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी. तो फर्स्ट केस में लाइमन, तो यहां नहीं, यहां पर n फाइनल बामर का लिखना है, बामर का कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहां पर लाइमन का लिखना है 1 स्क्वायर. सो इट्स गोइंग टू बी 1 upon 4 is the ratio, and which is going to be the shortest wavelength of Balmer series to the shortest wavelength of Lyman series. Balmer series, Lyman series. तो ये बामर लिखा है तो यहाँ बामर लिखना था ना, अरे उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, यहाँ पर लाइमन लिखना था, यहाँ पर बामर लिखना था. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी 1 upon 4, इट्स गोइंग टू बी 4 upon 1. और कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन ए मैचेस. यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज गोइंग टू बी 45th क्वेश्चन किस चीज की बात कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा. दैट्स इट फॉर नाउ. विल बी रैपिंग अप दिस सेशन ओवर हियर. थैंक यू.